नामांकन कार्ड भर दिया है, बिल्कुल बच गया है। अब रामपुर में सिर्फ संविधान और कानून की चलेगी। अब इतनी आसानी से ना जीत पाओगे अमित शाह जी, गारंटी देता हूँ। और ये मेरी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी नहीं है। या सिर्फ मेरी रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी पे पेपर बैलेट से चुनाव कराओ, मेरा मार्जिन इससे डबल होगा। अगर इस्तीफा दे दूंगा। अगर मुझसे ज्यादा अच्छा कैंडिडेट कोई ऐसा है जो पुलिस और प्रशासन को ये इलीगल गतिविधियां करने से रोक सकता है मुझसे बेहतर तरीके से, तो मैं अभी भी अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लूंगा। ये हमारा मेन एम है कि आरएसएस और बीजेपी को रोका जाए। 20% के करीब वोट झूठे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप छीन लेता है दूसरे की जेब से, दूसरे के वोटों में से। हम संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते देश में। ये पुलिस और प्रशासन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रुन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ महमूद प्राचा जी हैं, जिन्होंने आज जो है रामपुर से नामांकन किया है। सर से बातचीत करते हैं। सर, अभी आप जो है नामांकन करके आए हैं, तो क्या कहेंगे? नामांकन कार्ड भर दिया है, बिल्कुल बच गया है। अब रामपुर में सिर्फ संविधान और कानून की चलेगी। जो भी वर्दी में लोग हैं या बगैर वर्दी के लोग हैं, संविधान और कानून का उल्लंघन करने की ना सोचें। रामपुर की जनता के साथ जो अन्याय इतने सालों से हो रहा है और वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से उसको झेल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा कैंडिडेट जो ईवीएम के विरोध के लिए भरा गया था, पूरे देश से जो ईवीएम के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मुझसे ये ईवीएम की लड़ाई, ईवीएम के अंदर घुस के उसको हराने की लड़ाई जो मुझे दी है, उसके साथ साथ रामपुर की जनता के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो भी लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं रामपुर की जनता का नौकर नंबर 1 बनने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी लोकसभा सीट का सबसे बड़ा नौकर होता है जनता का। उसके बाद डीएम होते हैं, उसके बाद एसएसपी होते हैं, मतलब ये सब एमपी से छोटे नौकर होते हैं जनता के। और हमारा एक मेन काम यही रहेगा कि अब से रामपुर की जनता मालिक बने और हम सब, मैं तो अभी अप्लाई किया नौकर बनने के लिए, लेकिन जो नौकर हैं ऑलरेडी, डीएम साहब, एसएसपी साहब, दूसरे कर्मचारी, वो सब नौकरों की तरह मालिकों से बिहेव करें, ऐसी मैं गुजारिश करता हूं। आप लगातार पुलिस प्रशासन उनको बड़ा निशाने पर ले रहे हैं कि ढंग से काम करे, नहीं तो ये वो, मतलब ये ऐसा सब क्यों? देखिए, इसलिए मुझे मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है। अगर आपने देखा होगा सबने, तो एक बहुत बड़े नेता हैं रामपुर के, वो अभी जेल में हैं। उन्होंने जेल से एक ऐसा पत्र लिखा, उसको देख के किसी का भी दिल दहल सकता है और ये सोच सकता है कोई भी कि इतना बड़ा नेता अगर ये चीज़ लिख रहा है कि 3 साल तक जिन अधिकारियों की, मैंने वो लेटर पढ़ा है, पब्लिक डोमेन में है, जिन अधिकारियों की पोस्टिंग 3 साल तक होनी थी, उन्हें 5 साल तक इसलिए रखा गया है कि पिछली बार की तरह जो चुनाव में हुआ, और पिछली बार में मुझे बताया जा रहा है कि चुनाव में जो वोटिंग हुई वो इतनी कम हुई कि उसकी वजह से ख़ास पार्टी को फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो वीकर सेक्शंस थे, जो कमज़ोर तबके थे, उन्हें वोट ही नहीं डालने दिया गया, उनको घरों से नहीं निकलने दिया गया, और उसमें प्रशासन का और पुलिस का और सेंट्रल फोर्सेस का भी गलत इस्तेमाल हुआ। इसीलिए मैं बार बार पुलिस की बात कर रहा हूँ। और ये एक और अहम बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन, आप सबको पता है, बड़े बड़े कैंपेन चलाती है, बड़े बड़े अभिनेताओं और नेताओं की फ़ोटो लगा के कैंपेन चलाती है कि आप अपना वोट डालें। वोट डालने के लिए देश के हर एक नागरिक को रिक्वेस्ट करती है, बहुत पैसे खर्च करती है। और रामपुर में क्या हुआ, यूपी में, बाकी जगह क्या हुआ, बहुत सारे प्रदेशों में क्या हुआ कि लोगों को खुद प्रशासन ही इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस के, इलेक्शन कमीशन के इतने हज़ारों करोड़ रुपए हम लोगों की मेहनत पसीने की कमाई खर्च करने के बावजूद भी वोट ही नहीं डालने दिए गए। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। किसी को वोट डालने से रोकना बहुत बड़ा अपराध है। तो कोई सपने में भी ना सोच ले इस बार कि कोई किसी को वोट डालने से रोकेगा। दूसरा, ईवीएम में जो गड़बड़ी हो रही है वो भी करना सपने में भी ना सोच ले। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी लगाई है पूरे ईवीएम के एक्टिविस्ट ने देश भर के मैं ईवीएम के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है उसमें घुस के उसके सारे सबूत इकट्ठे करूं और आने वाले समय में हम ईवीएम से चुनाव खत्म करा सकें। मेरी कोशिश अब भी ये रहेगी
कि सर आप कैसे कह रहे हैं कि रोक देता, कैसे पुलिस रोक दे? कोई वोट डालने जा रहा है, कोई थोड़ी है आप वोट नहीं डाल सकते, कैसे कोई ग्राउंड तो होगा? सिटीजन कमीशन फॉर ऑन इलेक्शंस ने एक पूरी रिपोर्ट बनाई थी इसमें। मेरे साथ जो शर्मा जी बैठे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप लोगों ने देखा होगा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, उन्होंने कितनी लंबी बात रामपुर के बारे में की थी। और वहीं से आपके सवाल का जवाब ही आता है कि रामपुर आपने क्यों चुनी? मैंने नहीं चुनी, इतने सीनियर लोगों ने चुनी है कि रामपुर में एक ऐसा मिसाली केस है कि वहाँ पे वोट ही नहीं डालने दिए गए जनता को, इसलिए रामपुर चुनी। एक बात तो कहता बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ वोट डालने नहीं दिए। नहीं, बेशक, लेकिन रामपुर की एक ऐसी सीट थी जिस पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई ये बात। सर आप और उनके अभी इतने बड़े नेता ने, मैं नेताजी का नाम जान के नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने चिट्ठी लिखी है ना, वो जेल में अभी, कितना अभी तक हाईलाइट हो रहा है ना रामपुर ही क्यों हो रहा है। ये बातें सबने डिटेल में रिसर्च करके सोची है कि एक तो यूपी पुलिस के बारे में पूरी दुनिया में कितनी बदनामी हो रही है भारत की यूपी पुलिस की वजह से। सर रामपुर में कैंडिडेट को लेकर बड़ा हो हल्ला हो रहा था, कैंडिडेट ढूंढा नहीं मिल पा रहा था। देखा जाता है समाजवादी पार्टी की जो स्थानीय यूनिट है उसने तो बहिष्कार का ऐलान कर दिया, उसके बाद कुछ पर्चा भी भरा गया। अभी जो है महबूबुल्लाह को टिकट दिया गया जो दिल्ली के इमाम है। तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ से टिकट क्यों नहीं सामने आया? जो आप कह रहे हैं कि वोट नहीं डालने दिया गया, लोग इस बात का डर है कि अगर लड़ेंगे भी तो कोई फायदा नहीं है, इसीलिए आप आए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, हमने देखिए हमारा मेन एम है कि आरएसएस और बीजेपी को रोका जाए, और उनसे हमारी कोई जाति अदावत या जाति लड़ाई नहीं है बिल्कुल भी। ये बात भी मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। अगर वो संविधान और कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जाके संविधान को ख़त्म करके दूसरा संविधान लिखने की बातें बंद कर दें, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें बंद कर दें, तो हमारा विरोध इतना मजबूत नहीं रहेगा उनके खिलाफ। इसलिए हम उनके खिलाफ हैं कि वो संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, जो हमारे देश में इंसाफ और बराबरी कायम करने का एक ज़रिया है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे देश को कमज़ोर और टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं, क्योंकि संविधान ही हमें सबको एक रख रहा है। इसीलिए हम उनके इसलिए खिलाफ हैं। कल को अगर वो ये बात छोड़ दें अपनी आइडियोलॉजी, तो उनके भी हम इतना खिलाफ नहीं रहेंगे, फिर दूसरे गुण दोषों पे जैसे होता है। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज से, हमारे सभी आरटीआई के एक्टिविस्ट ने ये गुजारिश भी की थी कि ये सीट जो कि बीजेपी ने जीती हुई है, ये छोड़ दी जाए। हम लोगों के लिए कोई भी इंडिया गठबंधन का या दूसरा नॉन बीजेपी नॉन आरएसएस पार्टी इसमें कैंडिडेट ना दे। मैंने भी अपना नॉमिनेशन भरते हुए भरने से पहले भी ये बात कही थी, अब भी मैं ये दोहरा रहा हूँ। जनता के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं ये बात। और देश के जो हमारे जो हमारे दूसरे बड़े बड़े नेता हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी, जो नॉन बीजेपी नॉन आरएसएस पार्टियां हैं, मैं उनके पर भी ये बात कह रहा हूं कि हम लोग ओपन डिबेट कर लें। अगर मुझसे ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट कोई ऐसा है जो पुलिस और प्रशासन को ये इलीगल गतिविधियां करने से रोक सकता है मुझसे बेहतर तरीके से, तो मैं अभी भी अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लूँगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बात साफ है कि आरएसएस और बीजेपी को रोका नहीं जा सकता अब भी रामपुर में, ये बात क्लियर है। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन ने पिछली बार की तरह वोटिंग परसेंटेज इतनी रखी, और एक जहाँ पे वीकर सेक्शंस हैं, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ पे एकदम वोट ही नहीं डालने दिया गया, बाकी जगह डालने दिया गया, तो ये भी हारने की गारंटी है रामपुर के। तो बुनियादी बात यहाँ पर क्या है कि ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए जो इस प्रकार की ईवीएम की धांधली रोक सके। दूसरा, ये जो वोट ना देने की जो यहाँ पे एक पिछले सालों में एक वोट देने से रोकने की इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ प्रशासन और पुलिस करता है, उसको रोकने के लिए जो भी बेस्ट कैंडिडेट है उसको चुन लिया जाए। मैं अभी भी अपना कैंडिडेचर विड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, बेस्ट कैंडिडेट नहीं चुना गया, तो बीजेपी 100% यहाँ से जीत चुकी है। मुहिबुल्लाह नदवी यहाँ से लड़ रहे हैं, असीम राजा यहाँ से लड़ रहे हैं, उसके अलावा जीशान खान यहाँ से लड़ रहे हैं, और अब महमूद पराचा भी यहीं से लड़ रहे हैं। 4 मुसलमान एक ही सीट से खड़े हो रहे हैं, और अभी आगे पता नहीं अभी तक कितने नाम और सामने आ जाएंगे। तो आप कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई AIMIM आ गई, इसने वोट काट डाले, उसने वोट काट डाले, यहाँ तो आप चारों खुद मुसलमान खड़े हैं एक ही सीट पर। शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। देखिए, कल तक जो चर्चाएं चल रही थी जी, इमाम साहब का नाम नहीं था उसमें, तो अब हम लोग तो अनाउंस कर चुके थे, तो शायद ख्याल रखा जाना चाहिए था। अगर कैंडिडेचर विड्रॉ भी नहीं करना था तो भी शायद इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए था।
लेकिन कोई बात नहीं, हमारी किसी से नाराज़गी नहीं है। लेकिन बुनियादी बात मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कैंडिडेट किसी भी धर्म से हो, रामपुर में ख़ास तौर पे इस बात का एस्टेब्लिश प्रूफ है। पहली चीज़ जो चाहिए यहाँ पे, पहली चीज़ जो चाहिए यहाँ पे, वो जो वोट देने ही नहीं दिया जाता अपराध करके प्रशासन और पुलिस द्वारा, उसको रोकने के लिए कौन सबसे मजबूत कैंडिडेट है, ये हो। वर्ण जी जीत कर भी इस्तीफा देंगे, ऐसे भी वायरल होने वो मैं उसको करेक्ट कर दूं, मैंने क्या कहा है आप देख लीजिएगा मेरी बात, क्योंकि मैं लफ्ज़ कोशिश करता हूं तोल के बोलूं, कोई ऐसी बात ना बोलूं जो मैं पूरी ना कर सकूं, तो मैं उस पर बता रहा हूं। तो बुनियादी बात है कि इलेक्शन शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा अगर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है। इसलिए हम में से बैठ के बात कर लें अभी भी हम। अगर लोग ये समझते हैं कि इमाम साहब मुझसे बेहतर पुलिस प्रशासन से मुकाबला करके उनको पीछे हटा सकते हैं कानून और संविधान के ज़रिए, तो बेशक मैं उनके हक़ में विड्रॉ कर लूँगा कैंडिडेचर। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ। अब मैं आपकी बात बताता हूँ, इस्तीफे वाली बात। मैंने जो कहा था वो ये कहा था कि ईवीएम की लड़ाई है, देश में ईवीएम की लड़ाई हो रही है। 20% के करीब वोट झूठे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप छीन लेता है दूसरे की जेब से, दूसरे के वोटों में से। तो हम तो लड़ाई इसी बात की लड़ रहे हैं ना। मेरा इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ईवीएम की लड़ाई इंपॉर्टेंट है, ईवीएम को रोकना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सारे देश के ईवीएम एक्टिविस्ट ने मुझे बोला था कि आप बेस्ट आदमी हो जो ईवीएम की सारी कमियां रंगे हाथों जैसे चोर पकड़ा जाता है पकड़ सकते हो, और हम इतने सारे सबूत कलेक्ट कर लेंगे कि हम फिर कोर्ट में एक मजबूत पिटीशन लगाएंगे। 40-40 पिटीशन जो आधी कच्ची आधी पक्की लगी हैं उसकी तरह गिर नहीं जाएंगी। हर पिटीशन जो गिर रही है उसकी वजह क्योंकि हर स्टेज पे पुख्ता तरीके से सबूत इकट्ठे नहीं किए गए हैं एक्चुअल वोटिंग प्रोसीजर में। एक बात, दूसरी बात ये, अभी मेरे तरकश में बहुत तीर हैं ईवीएम रोकने के लिए, तो ऐसा मत समझे कि तरकश में तीर मेरे ख़त्म हो गए या और मैंने बैटल्स में हथियार डाल दिए। इस चुनाव में भी 2024 के अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ मेरा आप भी साथ दे दें, मैं अपना कैंडिडेचर 30 तारीख को विड्रॉ कर लूँगा, मैं आप भी बता रहा हूँ। लेकिन ईवीएम के लिए सब सड़कों पे आ जाएं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो नॉन बीजेपी नॉन आरएसएस है। मैं अपना कैंडिडेचर अभी विड्रॉ कर लूँगा क्योंकि वो देश की बचाने की बात है। मेरा एक कैंडिडेचर है, ये सीट अब लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं 100% जीत रहा हूँ। मैं कोई शास्त्री नहीं हूँ, लेकिन कौन है वो बागेश्वर शास्त्री, लेकिन लोग ऐसा मुझे बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सीट से विड्रॉ कर लूँगा अगर सारी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ ये करें कि मैं सबसे आगे गोली खाने को तैयार हूँ। हमें इलेक्शन कमीशन के बाहर, प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर, हमें पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। मैं आगे रह के गोली खाने को तैयार हूँ। मैं अभी भी 30 तारीख तक अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लूँगा। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अब मैंने ये कहा है कि ये चुनाव 20% वोटों की हेराफेरी के बावजूद भी मेरे पास प्लान है, और उसमें सबसे पहले खुला प्लान तो यही है कि मैं इंश्योर करूँगा कानून और संविधान के ज़रिए वो लोहे की दीवार बन के, और मैं सिर्फ ज़बानी नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी चेक किया जाना चाहिए और बाकी सारे कैंडिडेट्स का भी बैकग्राउंड चेक किया जाना चाहिए कि कौन बराबरी से लड़ाई करता है, कौन अपर हैंड रखता है कानून और संविधान का, कोई भी हो सामने, और कौन पीछे हटता है। ये टेस्ट होना चाहिए और जनता को इलेक्शन के टाइम पे हर एक कैंडिडेट को दूरबीन से टेस्ट करना चाहिए, माइक्रोस्कोप से टेस्ट करना चाहिए, और अभी टाइम है फैसला करना चाहिए। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा इन सब मुश्किलों के बावजूद भी, और मुझे उम्मीद है अगर मैं लड़ा तो इंशाल्लाह जीत जाऊंगा, तब भी मैं, क्योंकि ईवीएम बड़ा मुद्दा है, पहला जीतते ही जिस दिन मेरे पास सर्टिफिकेट आएगा मैं ये ऑफ़र करूंगा, चिट्ठी लिखूंगा इलेक्शन कमीशन को, मैं अपना इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। आप पूरे देश में या सिर्फ मेरी रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी पे पेपर बैलेट से चुनाव कराओ, मेरा मार्जिन इससे डबल होगा। बहुत बढ़िया। अगर डबल नहीं होगा तब मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। पेपर बैलेट से मेरा मार्जिन डबल नहीं हुआ जीतने के बाद भी, तब मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ। सर, वोटिंग का समय कम है तो कैसे लोगों से मिलेंगे आप? और उन्होंने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफर किया है चुनाव लड़ने के लिए रामपुर से, तो जब वो नहीं लड़ पा रहे तो आप किस हालत में लड़ेंगे इनसे? और कल तक तो आजम खान जी के खेमे से ये बात तय हो गई थी कि चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तो फिर आज कैसे? देखिए मैं आपसी तालमेल तो आप लोगों के बीच कुछ मैं अखिलेश जी को देश का बड़ा नेता मानता हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और रामपुर में एक ज़बरदस्त घमासान युद्ध होना है, और मैं ये भी मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ से चुनाव न लड़के ठीक काम किया है,
क्योंकि वरना फिर वो यहीं फंस जाते। उनकी ज़रूरत बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है, यहाँ से वो कदम बाहर नहीं निकाल पाते, जो कि पिछले सालों में देखा गया है कि पुलिस प्रशासन क्या करती है, ये बात तय है। तो ये कि उन्होंने अच्छा फैसला किया है, मैं इस बात को का समर्थन करता हूँ, मगर बुनियादी बात वही है कि अब भी ये सीट जीतनी है तो पहला टेस्ट वही है, कौन प्रशासन के सामने खड़ा रहेगा, किसकी टांगें प्रशासन के सामने कांपेंगी, ये पहला टेस्ट होना चाहिए और उसके लिए हिस्ट्री उठा के देखी जानी चाहिए। बाकी सवाल जो आप पूछ रहे हो वो आपको समाजवादी पार्टी से पूछने चाहिए, मुझे उस बारे में कोई जानकारी है नहीं। तो आपकी सिर्फ लड़ाई प्रशासन से है क्या? सिर्फ लड़ाई यहाँ के प्रशासन से है? मेरी लड़ाई आज से नहीं, और डॉक्टर रितु मेरे साथ खड़ी हैं, बदरिया साहब मेरे बराबर में खड़े हैं, रनौत साहब मेरे बराबर में खड़े हैं, देख लीजिए आप, ये सब गवाह हैं इस बात के। मेरी लड़ाई ही एक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हम फॉलोअर्स हैं, अंबेडकराइट हैं। हम संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते देश में। ये पुलिस और प्रशासन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हम लोगों को रात को नींद नहीं आती है उत्तर प्रदेश के बारे में सोच सोच के। हमारी लड़ाई हर उस जगह है जहाँ पे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की सोचा नहीं जाएगा, यहाँ तो किया जा रहा है, सोचा नहीं सपना भी लिया जाएगा ना जहाँ पे, वहाँ हम मजबूती के साथ खड़े होंगे। हम बाबा साहब के संविधान को लेके एक लोहे की दीवार बनाएंगे जो देश के मालिकों को, ये देश के नौकर, हमारी देश की जनता के नौकर टेढ़ी नज़र से ना देख सके, वो आयरन कर्टन और दीवार हम बनाना चाहते हैं। एक सवाल है, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जो कि दिल्ली की पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम हैं, उनका एक लेटर अभी थोड़ी देर पहले मेरी नज़रों के सामने से गुजरा और वो लेटर उस वक्त भी मैंने देखा था। उसमें सीधे तौर पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि जब उनको हटाया जा रहा था उस मस्जिद से, तो उस मस्जिद में उनको वापस कायम कराने वाले खुद ये महमूद पराचा हैं जो यहाँ सामने खड़े हैं। तो फिर अब वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, पराचा निर्दलीय लड़ेंगे, दोनों आमने सामने होंगे, क्या टिप्पणी है इस पर? बहुत अच्छा सवाल। शुक्रिया ये पूछने के लिए, मैं थोड़ा एम्बैरेस भी हो रहा हूँ, मगर आप जर्नलिस्ट हो, नहीं, आपस में बातचीत कर सकते थे आप दोनों, क्या नहीं ऐसा? उनको करनी चाहिए थी ना उनकी कोई मजबूरी रही होगी। मेरा तो देखिए, वो मेरे पास आए, कोई भी आता है ना मेरे पास मजलूम आता है कि मुझे पुलिस तंग कर रही है, उन्हें पुलिस बहुत तंग करती है। एक और भी चीज़ है वहाँ पे, मतलब वो पुलिस उनको कई बार नमाज़ पढ़ाने भी नहीं देती है। और जो कोविड वायरस के टाइम पे ऐसा हुआ है, वो मेरे क्लाइंट हैं, मैं, और ये उनको एक तरीके से वहाँ से निकाल ही फेंका गया था उस मस्जिद से। तो फिर वो जब मेरे पास आए, तो कोई भी आता है तो मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ ना, मना नहीं कर सकता, और मैंने उनकी पूरी ताकत से मदद की। और एक बहुत ही मजबूत आदमी के सामने, जिसके सामने कोई नहीं टिकता था, अब उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी मुनासिब नहीं है नाम लेना, वरना उनके सामने भी कोई खड़ा नहीं हो पाता था, लोग उनसे डर डर के सीटें छोड़ के भाग जाते थे। तो अब अल्लाह ने मेरे ज़रिए उनको वहाँ पर इमाम कायम रखा, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ। मैं ये समझता हूँ अल्लाह उन्हें चाहता होगा कि वो मस्जिद में इमाम रहें, जामा मस्जिद के, और उसकी वजह से उन्हें फिर टिकट मिले, ये अल्लाह का करना है। अल्लाह की जो मसलियत होती है ना, वो बहुत गहरी होती है। तो ये तो सब लोगों को सोचना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमें बैठ के बात करनी चाहिए, सिर्फ इमाम साहब को ही नहीं, हम सब कैंडिडेट्स को बात करनी चाहिए। ये चुनाव जीत हार बहुत छोटी बात है। इस वक्त जो देश पे संवैधानिक संकट आ रहा है ना, वो मस्जिद तो 123 मस्जिदों में है जिसको तोड़ने के नोटिस दे रखे हैं। अब आप सोच लीजिए, इस लड़ाई का आग का दरिया पार करके मैं अगर उस पार जाता हूँ, तो उनकी खुद की मस्जिद बचाने के लिए मैं क्या ज़्यादा बेहतर रोल अदा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के भी हम सब मिलके, मैं भी अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लेता हूँ, क्या वो बेहतर उस लड़ाई को लड़ पाएंगे खुद उस अपनी मस्जिद की? ये भी एक सवाल है जो सोचना चाहिए, जो रामपुर की आवाम को सोचना ही नहीं चाहिए। हम सभी कैंडिडेट से कड़वे सवाल पूछने चाहिए। ये भी एक मैं पैरामीटर तय करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपका साहिल साहब, ऋतु ने भी आप मेरे से बोलने से पहले ही तारीफ कर दी आपकी। जितने कड़वे से कड़वे सवाल हैं आप पूछे, उसी से जनता को पता लगेगा कौन आदमी क्या है, कौन आदमी कितना लायक है या नालायक है। एक आखिरी सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ। पराचा साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एक बड़ी साजिश हो सकती है, महमूद पराचा का रामपुर के चुनाव में उतरना। साजिश तो है बीजेपी की रामपुर के चुनाव में, 100% साजिश है, लेकिन महमूद पराचा के उतरने से साजिश में बहुत बड़ा अड़ंगा लग गया है। अब इतनी आसानी से ना जीत पाओगे अमित शाह जी,
गारंटी देता हूँ, और ये मेरी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी नहीं है। बिल्कुल, अब ना जीत पाओगे इतनी आसानी से। मैं हूँ, याद रखना अमित शाह जी, मैं हूँ, याद रखना। ठीक है। अब देख लीजिए, 56 इंच की छाती तो मैं बता नहीं रहा हूँ, ये गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ संविधान चलेगा। झूठी बात तो मैं करता नहीं हूँ। 56 इंच की छाती और 2 करोड़ नौकरियां और वैसी बात तो मैं करता ही नहीं हूँ ना। सर वोटिंग में 15 लाख रुपए भी, बहुत सारी चीजें हैं। बेटी भी बचा रहे हैं, वो हाथरस की बेटी, मुझे याद आ गया, ये जो रामपुर का बेटा मारा है ना,